दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता हो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उन सभी प्रश्नों की हम लोगों ने सीरीज को स्टार्ट किया है और अभी तक हम लोगों ने इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है। इसमें हम लोग 3 और 4 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में उन सभी प्रश्नों को हम लोग करवा रहे हैं। प्रश्न के साथ-साथ उसका उत्तर भी बता रहे हैं, तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को जानने के लिए। और यहाँ से इसी प्रकार से यदि आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र ₹100 रखा गया है। इसमें आपको नोट्स भी दिया जाता है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो फिर आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं और जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं उनको आइए हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उन सभी प्रश्नों की जो सीरीज थी, उसमें आज का वीडियो का पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है, उसको हम लोग करने वाले हैं। इससे पहला वाला वीडियो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो आप लोग अभी जाकर के उसे भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए पार्ट नंबर सेकंड में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, उनको आइए हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें अब हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है। इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय के अणुभार ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखिए। तो हम लोग को इसमें बताना है कि या हम लोग बोल सकते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक जो आपका होता है तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर होता है, ये हम लोग को बताना है। साथ में इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए हम लोग को विलेय के अणु भार ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपका जो मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि होती है उसको ही हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। इसे हम लोग के डैश बी से व्यक्त करते हैं और इस प्रकार से आपका ये मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं और इसे हम लोग के डैश बी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं व्यक्त करते हैं। अब हम लोग को इसमें बताना था क्या, सबसे पहले बताना कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, फिर हम लोग को उसका जो विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए सूत्र भी बताना था। तो सबसे पहले हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक के द्वारा विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए सूत्र बताएंगे। तो आपका हो जाता है विलेय का अणुभार एम यानी कि स्मॉल एम बराबर आपका हो जाता है 1000 गुणे के डैश बी इंटू आपका हो जाएगा स्मॉल डब्लू अपान में आपका हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू आपका हो जाएगा कैपिटल डब्लू। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए ये आपका सूत्र होता है पहला, जहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर दिया गया है स्मॉल डब्लू ये आपका विलेय का भार होता है, कैपिटल डब्लू आपका विलायक का भार होता है, डेल्टा टी बी आपका क्वथनांक में उन्नयन होता है और के डैश बी जो आपका होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। तो इस प्रकार से मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है और साथ ही में मोलर उन्नयन स्थिरांक की सहायता से विलेय के अणुभार ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है उसे आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक के बारे में और उसकी सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है उसको भी समझेंगे। तो इसमें अब आप लोग बताओगे मोलर उन्नयन स्थिरांक के बारे में। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को जब हम लोग घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। इसे हम लोग केबी से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जो आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है इसकी सहायता से विलेय का अणुभार किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो उसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र आपका इसमें हो जाएगा कि विलेय का अणुभार स्मॉल एम बराबर आपका हो जाएगा 1000 गुणे के बी इंटू आपका हो जाएगा
स्मॉल डब्ल्यू अपान में आपका हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू आपका हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। तो ये आपका हो जाता है विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक के द्वारा एक सूत्र हो जाएगा, जहां पर आप लोग बता सकते हैं जो आपका स्मॉल डब्ल्यू होता है बराबर आपका होता है विलेय का भार, यानी कि जो स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर दिया गया है वो विलेय का भार है। कैपिटल डब्ल्यू जो आपका दिया गया है वो आपका विलायक का भार है, और के बी जो आपका दिया गया है वो आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है। तो इस प्रकार से जो आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक था और साथ में मोलर उन्नयन स्थिरांक था, दोनों आपकी परिभाषाएं हो गई। और साथ ही में इन दोनों स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय के अणुभार ज्ञात करने के लिए जो दो अलग अलग सूत्र थे उसे भी आप लोगों ने देख लिया। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में भी आ सकता है, इस प्रकार से अलग अलग पूछ ले सकता है आपसे कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, और अलग से आपसे पूछ सकता है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। और साथ ही में क्वेश्चन 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना है और साथ में अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा। चलो अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वनी सेल में क्या अंतर होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आप लोग उत्तर लगाओगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वनी सेल में निम्न अंतर होता है। सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से हेडिंग लगा दोगे, अब विद्युत अपघटनी सेल लगा दोगे गैल्वनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल में आप लोग पहला पॉइंट बता सकते हैं कि यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है या आपका सेल जो आपका होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं पर जो आपका गैल्वनी सेल होता है यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होगा ये आपका विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, और जो आपका गैल्वनी शेल होगा ये आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो इस प्रकार से दोनों में एक एक पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया है, तो इसे नोट करो। फिर हम लोग इसमें अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। इसमें आपका अगला पॉइंट हो जाता है विद्युत अपघटनी सेल में कि इस सेल में बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत ऊर्जा दी जाती है। यानी कि जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है इसमें हम लोग बाह्य स्रोत की मदद से विद्युत ऊर्जा को देते हैं। और साथ ही में जो आपका गैल्वनी सेल होता है इस सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी कि इसमें से प्राप्त होती है। और जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है इसमें बाह्य स्रोत से हम लोग विद्युत ऊर्जा को देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में दो दो पॉइंट हो गए। फिर हम लोग इसमें अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल में जो आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है आपका हो जाता है कि वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं होती हैं। जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है जिसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें आपका ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं होती हैं। और वहीं पर गैल्वनी सेल में इसमें स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं और इसमें आपका स्वतः ही ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से तीन तीन पॉइंट हो गए। इसमें आपका अगला पॉइंट हो जाएगा विद्युत अपघटनी सेल में कि इसमें कैथोड ऋण ध्रुव तथा एनोड धन ध्रुव होता है। यानी कि इसमें जो कैथोड होता है आपका ऋण ध्रुव होता है और जो एनोड होता है आपका धन ध्रुव होता है। वहीं पर जो गैल्वनी शेल होता है इसमें कैथोड जो आपका होता है वह धन ध्रुव होता है, और जो आपका एनोड होता है वो आपका ऋण ध्रुव होता है। यानी कि इसमें जो आपका होता है ये आपका एकदम अपोजिट होता है। इसमें आपका जो कैथोड होता है वो आपका ऋण ध्रुव होता है, लेकिन जो इसमें कैथोड होता है गैल्वनी सेल में आपका धन ध्रुव होता है। और इसमें जो आपका एनोड होता है वो आपका धन ध्रुव होता है, लेकिन इसमें जो आपका एनोड होता है ये आपका ऋण ध्रुव होता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से अपोजिट होता है ये चीज़। तो इस प्रकार से जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है और गैल्वनी शेल होता है इसमें जो अंतर होता है वो आप लोगों ने समझ लिया है यहाँ तक। और इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए, वो अंतर आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और साथ में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।